हेलो एवरीवन, मैं मैट अब्राहम्स हूँ। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सिखाता हूँ। आप सुन रहे हैं थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट। हम में से ज्यादातर लोग काफी वक्त इस बारे में सोचते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और ये सोच कभी कभी हमारी एंजाइटी भी बढ़ा देती है। लेकिन असल में रेपुटेशन है क्या, और हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? आज मेरे साथ मेरी कॉलीग और जीएसपी की लेक्चरर एलिसन क्लुगर हैं। वो हमारी मदद करेंगी समझने में कि हम कैसे अपनी रेपुटेशन को ऐसे कम्युनिकेट करें जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें। एलिसन का बैकग्राउंड कमाल का है। उन्होंने गुड मॉर्निंग अमेरिका और द व्यू जैसे टीवी और रेडियो शोज में प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है, और वो डिजिटल मीडिया की एक्सपर्ट हैं। जीएसपी में वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और रेपुटेशन मैनेजमेंट पढ़ाती हैं सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बनने के लिए। एलिसन, सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ हैं। हम काफी समय से इस कॉन्वर्सेशन को प्लान कर रहे हैं और आखिरकार ये हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस डिस्कशन के लिए। तो एलिसन, मैं 3 सिंपल बैकग्राउंड क्वेश्चन से शुरू करना चाहूंगा। पहला, आप रेपुटेशन को कैसे डिफाइन करती हैं? दूसरा, हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? और तीसरा, लोग हमारी रेपुटेशन के बारे में जानते कैसे हैं? मैट, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा रेपुटेशन को ऐसे समझाती हूँ, वो एको जो आपके कमरे में घुसने से पहले आपके आगे चलती है, और वो एको जो आपके जाने के बाद भी गूंजती रहती है। एक अच्छी रेपुटेशन करेंसी की तरह होती है। अगर वो आपके लिए काम कर रही है आपके पहुंचने से पहले ही, तो आप ऑलरेडी जीत गए। जैसे अगर कोई कहे, ओ माय गॉड, आपको मैट से मिलना चाहिए, वो बहुत थरो है, वो हर इंटरव्यू बहुत अच्छे से स्केड्यूल करते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता एलिसन। ठीक है, शायद नहीं, पर सोचो अगर कहें, मैट हमेशा सबको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। तो जब आप रूम में घुसते हैं, लोग पहले से ही आपको पसंद करने और सुनने के लिए रेडी होते हैं। फिर जब आप जाते हैं तो वो आफ्टर एको रह जाता है। जैसे लोग धीरे से कहते हैं, वाह क्या प्रेजेंटेशन था, या वो बहुत मजेदार थे, या वो कितनी इंटेंस थी। वो जो छोटी छोटी बातें लोग आपके जाने के बाद कहते हैं, वही आपकी रेपुटेशन का हिस्सा बन जाती हैं। और आप पूछेंगे, पता कैसे चलता है? कभी कोई कहता है, मेरे दोस्त ने आपका टॉक सुना था और अब वो आपसे बिजनेस के लिए मिलना चाहता है, या आपकी रेपुटेशन पहले से सुन रखी है, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते हैं। ये सारी बातें वापस आप तक आती हैं। कभी लोग उसी वक्त कह देते हैं, क्या मुझे आपका बिजनेस कार्ड मिल सकता है? क्या हम लंच पर मिल सकते हैं? क्या हम कॉफी के लिए बैठ सकते हैं? क्या मैं आपको किसी से मिलवा सकता हूँ? तो आपके सवाल का पहला हिस्सा यही है। यही सारी चीजें उस शुरुआत का हिस्सा होती हैं। सही कहा। तो फिर हम वो एको कैसे बनाते हैं? कौन सी स्पेसिफिक चीजें कर सकते हैं हम अपनी रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए? क्या ये माइंडसेट से शुरू होती है? मुझे लगता है सबसे पहले तो अवेयरनेस से शुरू होता है। और अच्छी बात यह है कि रेपुटेशन को बदला जा सकता है। ये बहुत फ्लूइड चीज है। कभी कभी हमारे करियर या लाइफ के किसी स्टेज पर हमें फिर से सोचना पड़ता है कि हम कौन हैं और दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। देखो, जब तुमने मेरा परिचय कराया था तो तुमने सच में बिल्कुल सही बात कही थी, क्योंकि जब हम रेपुटेशन की बात करते हैं तो असली सवाल यही होता है, या जो हम बाहर दुनिया के सामने रख रहे हैं, लोग उसे वैसे ही देख रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। अगर ये मेल नहीं खाता तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम अपने बारे में ज्यादा कॉन्शियस रहें, यानी हमें पता हो कि हम क्या और कैसे पेश कर रहे हैं। मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में कहती हूँ, आप एक कर्तव्यनिष्ठ कंटेंट क्रिएटर बने। मतलब हर इंटरैक्शन में सोचो कि तुम्हारा प्रेजेंस क्या मैसेज दे रहा है। रूम में घुसते वक्त पहली इंप्रेशन, ध्यान से सुनना, ये सब मैटर करता है। अगर सामने वाले को लगे कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो या किसी बेहतर व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो, तो वो तुरंत महसूस कर लेगा। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही आपको लगातार कंसिस्टेंट भी रहना होता है। हर बार खुद को वैसे ही पेश करना जैसा आप सच में हैं।
क्योंकि अगर आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन पर नजर डालें और आप वहां बहुत अनियमित या उलझी हुई चीजें पोस्ट कर रहे हों जो आपके असली व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती, तो लोग आपको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं या फिर किसी तयशुदा या नकारात्मक धारणा में फंस जाते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लगातार लोगों को ये दिखाएं कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं और अपने वैल्यूज को सोच समझकर क्यूरेट करें। तो सुनने में ये आता है कि लोगों को बहुत माइंडफुल और थॉटफुल होकर ये तय करना चाहिए कि वे चाहते क्या है, दूसरे उन्हें कैसे देखें और समझें। यानी बैठकर बारीकी से सोचना पड़ेगा। मैं चाहता और चाहती हूं लोग मुझे ऐसे देखें, या मैं किन बातों और मूल्यों के लिए खड़ा और खड़ी हूं। और जब ये तय हो जाए तो आप क्या करने की सलाह देंगे? इसे कैसे आर्टिकुलेट करें? क्या कोई छोटा सा कैच फ्रेज बनाते हैं? क्या कुछ चुनिंदा कारणों को सपोर्ट करते हैं? आखिर पहचाने गए वैल्यूज और थीम्स को दिखाया कैसे जाए? बहुत अच्छा सवाल है मैट। मुझे हमेशा थोड़ा डर लगता है जब लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑथेंटिक रहना। रेपुटेशन वो नहीं जो आप अपने लिए कहते हैं, वो है जो लोग आपके लिए कहते हैं। मैं खुद को एक काइंड, ओपन माइंडेड, नॉन जजमेंटल और हार्ड वर्किंग इंसान मानती हूँ। और अगर लोग मुझे ऐसा कहते हैं जैसे तुम अच्छी दोस्त हो, तुमसे बात करना आसान है, तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। कंसिस्टेंसी वाली बात यहाँ भी लागू होती है। अगर आपको अपनी रेपुटेशन बदलनी है तो आपको और ज्यादा माइंडफुल होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमेशा देर से आता है। क्या? तुमने ये कहते वक्त मेरी तरफ क्यों देखा? मैंने नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। देखो, ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर लोग कहने लगे ओ गॉड, हमें हर मीटिंग 10 मिनट पहले स्केड्यूल करनी पड़ती है क्योंकि वो हमेशा लेट आती है, तो ये भी एक तरह की रेप्यूटेशन बन जाती है। अब इसे बदलने के लिए क्या करोगे? आप अपना अलार्म थोड़ा पहले लगाओ और हर बार 10 मिनट पहले पहुंचो। यानी कभी कभी आपको अपनी रेप्यूटेशन सुधारने के लिए स्ट्रेटेजिक होना पड़ता है, लेकिन जो आपकी नेचुरल क्वालिटीज हैं वो तो अपने आप सामने आएंगी। आपके काम, आपके दोस्तों और लोगों की प्रतिक्रियाओं से जो आपकी छवि बनती है, वहीं से लोग असल में आपको समझते हैं। सही कहा एलिसन। अब मैं जानना चाहता हूं, आप अपनी क्लासेस में 2 कॉन्सेप्ट्स पर बहुत जोर देती हैं, ट्रस्ट और वार्मथ एंड कॉम्पिटेंस के बीच के बैलेंस का। क्या आप जरा इसे और डिटेल में समझा सकती हैं? क्योंकि अब मैं ट्रस्ट, वार्मथ एंड कॉम्पिटेंस के बारे में क्यूरियस हूं। बिल्कुल, ट्रस्ट रेप्यूटेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। हम एक किताब पढ़ाते हैं, रेप्यूटेशन रूल्स बाय डियर मायर। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे वो ट्रस्ट रेडार कहते हैं, और मुझे ये बहुत पसंद है। अब तो जब भी मैं कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ और किसी कंपनी की रेप्यूटेशन क्राइसिस होती है, तो मैं ऑटोमेटिकली वही ट्रस्ट रेडार दिमाग में लगा देती हूँ। ट्रस्ट रेडार के 4 हिस्से होते हैं: एक्सपर्टीज, एम्पैथी, कमिटमेंट और ट्रांसपेरेंसी। यानी भरोसा इन 4 पिलर्स पर टिका होता है। इंटरेस्टिंग। आपने शायद टाइलेनॉल वाला केस सुना होगा। 1980 के दशक में किसी ने टाइलेनॉल की कुछ बोतलों में साइनाइड मिला दिया था, जिससे लोगों की मौतें हुईं। कंपनी के पास 2 रास्ते थे। कह सकते थे ये सीरियल किलर का काम है, हमारी गलती नहीं, या फिर जिम्मेदारी ले सकते थे। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने हर बोतल शेल्फ से हटा ली, पब्लिक से कहा आपकी सेफ्टी सबसे जरूरी है। जो भी टाइलेनॉल आपके पास है हमें वापस दे दीजिए, हम पैसे लौटाएंगे। वाह, बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच। हाँ, और यही उन्होंने डिजास्टर को ट्रायम्फ अपॉर्चुनिटी में बदला। उन्होंने टैम्पर फ्री पैकेजिंग इंट्रोड्यूस की, यानी सील सेफ्टी कैप्स। तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी दिखाई। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, पर हम आपकी सुरक्षा करेंगे। कमिटमेंट दिखाई, सीईओ ने खुद सबको एड्रेस किया। एक्सपर्टीज दिखाई, नई पैकेजिंग बनाई और प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिटर्मिनेशन दिखाया। ट्रस्ट रेडार के सारे पॉइंट्स उन्होंने पूरी तरह से हिट किए। बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। और कभी कभी जब लोग क्राइसिस में नो कमेंट कहते हैं, वो उल्टा ट्रस्ट तोड़ देता है। एग्जैक्टली। नो कमेंट सुनकर लोगों को लगता है कि आप कुछ छुपा रही हैं, और ट्रस्ट वहीं खत्म हो जाता है। लोग क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है
और आप उसे मानते हैं तो लोग आपको माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आप छिपाते हैं तो रेप्यूटेशन डूब जाती है। तो ट्रस्ट फाउंडेशन है। अब मुझे वार्मथ और कॉम्पिटेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, क्योंकि ये सिर्फ रेप्यूटेशन नहीं, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस से भी जुड़ा है। क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ डेटा और नॉलेज में डूबे हुए हैं तो लोग आपको एरोगेंट समझते हैं, जैसे इसको सब पता है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं करता। और अगर आप सिर्फ वार्मथ दिखाते हैं तो लोग सोचते हैं, अरे ये तो बहुत नाइस है, लेकिन सब्सटेंस नहीं है। तो सही बात यह है कि दोनों का ब्लेंड चाहिए। वार्मथ प्लस कॉम्पिटेंस इक्वल्स ट्रस्ट। सुपर पावर बैलेंस। एग्जैक्टली। जब लोग आपको पसंद करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं स्मार्ट दिखने की, और जितना आप लाइकेबल होते हैं, यानी जितने दोस्ताना, मिलनसार और इस बात से जागरूक कि आप दूसरों को कैसे नजर आ रहे हैं, उतना ही लोग आपकी तरफ सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। अब तो रेप्यूटेशन सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी मैनेज करनी पड़ती है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रोफाइल, हर जगह हम दिखते हैं। मैं अपने टीनेज बच्चों को देखता हूँ, उनके कितने अलग अलग वर्जन्स ऑनलाइन हैं। हम लकी थे, हमें बस रियल लाइफ में ही खुद को संभालना पड़ता था। बिल्कुल, और वो भी आसान नहीं था। सही कहा। तो क्या आप कुछ आखिरी सलाह देना चाहेंगे? कैसे लोग अपनी रेप्यूटेशन को आज के डिजिटल और रियल दोनों वर्ल्ड्स में बैलेंस करें? हाँ, मैं ये बात अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि इट्स नॉट व्हाट हैपेंस, इट्स हाउ यू डील विद इट। मतलब जिंदगी में बहुत चीजें होंगी, कुछ बुरी, कुछ अच्छी, लेकिन आपकी पहचान इस बात से बनेगी कि आप उन चीजों से कैसे निपटते हैं। कभी कोई मुश्किल आती है तो आप गिर सकते हैं, या फिर उसे टर्न अराउंड करके ग्रोथ का मोमेंट बना सकते हैं। रेप्यूटेशन का असली मतलब यही है कि आप अपनी चॉइसेस से खुद को डिफाइन करें, ना कि दूसरों की नजर से। बहुत इंस्पायरिंग बात है एलिसन। तो चलिए, अब वो 3 सवाल जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ। मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपके जवाब सुनने के लिए। पहला सवाल, अगर आपको कम्युनिकेशन से मिली सबसे अच्छी सलाह को एक 5 से 7 शब्दों की प्रेजेंटेशन स्लाइड टाइटल में कहना हो, तो वो क्या होगी? मैं कहूंगी, बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। मतलब हर वक्त कंफर्टेबल रहना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल होने की आदत डाल लें तो आप ग्रोथ के लिए रेडी हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है, और मुझे इसका जवाब सुनने में सच में दिलचस्पी है। कौन सा कम्युनिकेटर है जिसे आप एडमायर करते हैं और क्यों? आपने अपने काम में इतने अलग अलग लोगों से बातचीत की है, तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन आपको इंस्पायर करता है और क्यों? क्या मैं 2 नाम ले सकती हूँ? आपके लिए 2 अलाउड हैं, लेकिन बस आपके लिए। धन्यवाद। पहला नाम है तायरा बैंक्स। मैं उनके साथ एक कोर्स सिखाती हूँ। लोग उन्हें अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो एक सुपर मॉडल रही हैं, लेकिन असल में वो एक ब्रिलियंट बिजनेस वुमन और मार्केटिंग जीनियस है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है रियल होना। लेकिन जो बात मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद है और जो मैंने पिछले 3.5 सालों में उनके साथ काम करते हुए सीखी है, वो ये कि वो बेहद रियल है। उनमें कोई दिखावा नहीं है, वो जैसी है वैसी ही सामने आती हैं। वो वल्नरेबिलिटी दिखाने से नहीं डरती, अपनी स्ट्रगल्स ओपनली शेयर करती हैं और हर बातचीत में ऑथेंटिसिटी लाती हैं। एक कम्युनिकेटर के तौर पर ये बहुत रेयर क्वालिटी है। हाँ, बहुत रियल और ग्राउंडेड एग्जाम्पल है। और दूसरा नाम? मिशेल ओबामा। जब मैंने उनकी स्पीच सुनी थी, जब वो हिलरी के लिए कैंपेन कर रही थी, मुझे सच में चिल्स आए। वो वार्मथ, स्ट्रेंथ, ह्यूमर, इंक्लूसिवनेस, सब कुछ एक साथ लेकर आती हैं। उनकी बातों में फैब्रिकेशन नहीं होता, बस सोल होती है। वो दिल से बोलती हैं और लोग उसी से जुड़ते हैं। मेरे लिए एक ग्रेट कम्युनिकेटर वही है जो ऑथेंटिक हो, ऑडियंस अवेयर हो और बदलाव लाने की कोशिश करें। बहुत सुंदर। दोनों ही कम्युनिकेटर्स उस बैलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसके बारे में हमने बात की। ट्रस्ट, वार्मथ और कॉम्पिटेंस का मिक्स। तो चलिए, आखिरी सवाल। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रेसिपी में पहले 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? आप हंसेंगे मैट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने ही सिखाया था, लेकिन मेरे लिए ये है AIM। AIM, ऑडियंस, इंटेंट, मैसेज।
एग्जैक्टली सबसे पहले ऑडियंस, आप किससे बात कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। उनकी ज़रूरतें, उनकी सोच, उनका पर्सपेक्टिव। फिर इंटेंट, आप क्या चाहते हैं इस कम्युनिकेशन से? क्या एंटरटेन करना है, इन्फॉर्म करना है, पर्सुएट करना है या इंस्पायर करना है? अगर इंटेंट साफ नहीं है तो मैसेज कभी क्लियर नहीं होगा। और आखिर में मैसेज सीधी, सरल और बार बार रीइंफोर्स की हुई बात, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ, ताकि ऑडियंस वही याद रखे जो आप चाहते हैं। बहुत बढ़िया कहा। और मुझे लगता है कि आज आपकी AIM ने सच में टारगेट हिट कर लिया है। आपकी रेप्यूटेशन सच में आपकी बातों से पहले चलती है एलिसन, और आज आपने उसे फिर से प्रूव कर दिया। धन्यवाद मैट, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे भी। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बातचीत हमारे सभी लिसनर्स के लिए बहुत यूजफुल होगी और शायद उनकी ओन एको को शेप करने में मदद करेगी। आप सुन रहे थे थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट, द पॉडकास्ट स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से। ज्यादा जानकारी और एपिसोड्स के लिए जाएं gsp.stanford.edu पर, या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं @StanfordGSP। पिछले कुछ महीनों में मुझे दुनिया भर के लिसनर्स से बात करने का मौका मिला। जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस पॉडकास्ट ने कितनों की कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया है। हम सब की तरफ से आपका धन्यवाद। आपके सपोर्ट से ही ये शो चलता है। अगर आप चाहें तो थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट प्रीमियम से जुड़ें, ताकि हम और भी नए एपिसोड्स, नई टेक्निक्स और गहरी इंसाइट्स आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू।